ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र सुरक्षा की भावना परमात्मा के साथ प्रार्थना करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु वंदना, गुरु आशीर्वाद के लिए, गुरु संरक्षण के लिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। भाइयों बहनों, कार्यक्रम देर से प्रारंभ हो रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, टेक्निकल फॉल्ट रहा होगा। आइए, प्रत्येक शुक्रवार की इस यात्रा में हम लोग एक नई बीमारी के साथ में अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। सब लोग हर बीमारी के बारे में अपना अपना ज्ञान रखते हैं, पर हमारा मुख्य दृष्टिकोण इसमें रहता है कि आपको सरलतम इसकी जानकारी हो जाए, क्योंकि मेडिकल में बड़ी कठिन भाषाएं हैं और जो आप टेस्ट कराते हैं उसमें भी जो टर्मिनोलॉजी होती है बड़ी कठिन होती है, वो समझ में नहीं आती है। तो इसके पीछे हमारा उद्देश्य ये भी कि आप बीमारियों को, आपकी फिजियोलॉजी एनाटॉमी के बारे में, आपके शरीर की रचना और क्रिया के बारे में भी आप जानें, और उसके बाद में इसके लक्षण को भी पहचानें और के कारण को भी जानें। इसके बाद में इसके प्राकृतिक उपचार। हमारा फोकस कोई आयुर्वेदिक दवाइयों पर भी नहीं रहता है, हमारा फोकस रहता है कि आप घर में इनके उपचारों को प्रारंभ करें। परम पूज्य गुरुदेव ने इसी को बल दिया है। तो आइए, आज का जो विषय है वो हमारा पैरालिसिस, लकवा। आप हमारे समाज में बहुत लोगों को देखते ही हैं कि इससे बहुत ज्यादा पीड़ित है। हमारा समाज बहुत पीड़ित है। जो लेटर एज है, बाद की जो उम्र है, उसमें तो बहुत अधिक व्यक्ति प्रभावित रहते हैं। 80% लोग, 100% में से 80% लोग बाद की उम्र के होते हैं और 20% लोग युवा रहते हैं। तो 80% लोग जो प्रभावित रहते हैं वो 50-60 के बाद वाले होते हैं, और 20% होते हैं वो यंग एज वाले होते हैं। तो भाइयों बहनों, इस बीमारी के बारे में जानते हैं। आज प्रारंभ करते हैं इस यात्रा को। ये पैरालिसिस के बारे में आपको समझना होगा। ये क्या है कि ये इसको समझें कि ये कोई हार्ट वाली प्रॉब्लम नहीं है। लोग अभी तक यही मानते हैं। ये प्रॉब्लम आपकी ब्रेन की, ये बीमारी जो है आपके नर्वस सिस्टम की है। हार्ट इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि होता क्या है, दोनों से जुड़ा हुआ मामला है। जब आपका हार्ट पूरे शरीर के अंदर अपना रक्त पहुंचा रहा है और पूरे शरीर में आपके ब्रेन के माध्यम से आपका नर्वस सिस्टम काम करता है, संचालन नहीं से होता है। उसका हेडक्वार्टर जो है ना, आपको सूचना देने का काम जो करता है वो आपका ब्रेन करता है, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से। तो और हार्ट के माध्यम से पूरे शरीर को रक्त पहुंचता है। तो इसमें समस्या क्या है कि जब आपके ब्रेन के अंदर, जब ब्रेन का कोई हिस्सा प्रभावित हो जाता है, अब उसके कारण में इसको और डिटेल से बात करेंगे, तो ये पैरालिसिस होता है। तो ब्रेन का जो पार्ट अफेक्टेड होता है और वो हिस्सा शरीर के जितने अंगों को, जितने यंत्रों को कंट्रोल करता है, सूचना देने का काम। अब होता क्या, जैसे हाथ, ब्रेन का वो हिस्सा प्रभावित हुआ जो हमारे सीधे हाथ को कंट्रोल करता है, सीधे पैर को कंट्रोल करता है, सीधे हमारे चेहरे को कंट्रोल करता है, हमारे राइट साइड को। तो बस जब हमारा ब्रेन का वो हिस्सा प्रभावित हुआ जो हमारे राइट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है, बस वो राइट वाला हिस्सा हमारा लकवा में आ जाता है। हमारा ब्रेन का वो हिस्सा यदि लकवे से प्रभावित हो जाए जो हमारे लेफ्ट पोर्शन को कंट्रोल करता है, इसमें हमारा लेफ्ट साइड का चेहरा है, हमारे लेफ्ट साइड का हमारा हाथ है, हमारा लेफ्ट साइड का हमारा पैर है, हमारा लेफ्ट साइड का शरीर का हिस्सा है।
तो वो फिर हमारा वो हिस्सा यदि हमारा मस्तिष्क का हमारा प्रभावित हुआ है तो ये शरीर का ये अंग हमारा खराब हो जाता है। किसी का शरीर का नीचे का कमर का हिस्सा खराब हो जाता है, किसी का पूरा शरीर खराब हो जाता है, यानी उसका पूरा मस्तिष्क जो है इस बीमारी में प्रभावित हो चुका है। अब वो एक मृत्यु जैसी स्थिति में डेड बॉडी की तरह बिस्तर पर पड़ा रहता है। बहुत खतरनाक बीमारी है ये। आदमी को जिंदे जी मौत जैसा जीवन जीता है, वो किसी काम का तो रहता ही नहीं है। और युवा को हो जाए तो वो तो अर्निंग एंड होता है, जिंदा भी है युवा और उसके बाद में उसका कोई इस पृथ्वी पर कोई प्रतिदान नहीं है, बस ये समझ लीजिए। तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। अंग्रेजी में पैरालिसिस बोलते हैं और हिंदी में लकवा बोलते हैं, और इसके कई नाम हैं, इनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इसकी जो टर्मिनोलॉजी है, मतलब इसका जो शब्द है उसके बारे में जाने। इसको डिप्लेजिया भी बोलते हैं। जब संपूर्ण शरीर यदि आपका लकवे से प्रभावित हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं डिप्लेजिया हो गया आपको। इसको क्या कहते हैं, हेमिप्लेजिया भी बोलते हैं। जब आपका शरीर का एक भाग प्रभावित होता है तो ये हेमिप्लेजिया कहा जाता है उसको, जो है ये भी यही बीमारी है। शरीर का कोई विशेष अंग, मान लीजिए मात्र हाथ प्रभावित हुआ है तो उसको बोलते हैं मोनोप्लेजिया, ये भी इसी बीमारी का कोई नाम है। अब क्या होता है, आपका इस बीमारी से जब कोई अंग आपका सूखने लगे, पतला पड़ जाए, वो श्रिंक हो जाए, तब क्या कहते हैं इसको, वास्टिंग पैरालिसिस, यानी अंग का सूखना। ये भी इसी बीमारी की टर्मिनोलॉजी है। अब कोई हिस्सा आपका कांपता रहे, उसमें अब वाइब्रेशन होता रहे, तो अब इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सैकिंग पैरालिसिस। ये भी जो टर्मिनोलॉजी है इसी से बीमारी से संबंधित है। इस प्रकार से इस बीमारी में जब आप एलोपैथी में जाते हैं तो डॉक्टर यदि कहता है भाई आपको डिप्लेजिया हो गया, आपको हेमिप्लेजिया हो गया, आपको मोनोप्लेजिया हो गया, आपको पैराप्लेजिया, पैराप्लेजिया मतलब कमर से नीचे का हिस्सा, कमर के नीचे का हिस्सा आपका लकवे से प्रभावित हो जाए, तो भी यही बीमारी है। आपको वो कहता है भाई आपको वास्टिंग पैरालिसिस है, आपको सैकिंग पैरालिसिस है। ये इतने सारे शब्दों का जब वो डॉक्टर उपयोग करता है तो आप ये समझिए आपको पैरालिसिस है। तो ये सारे शब्दों को हमने इसलिए बताया कि आप जब ये शब्द उपयोग में आए या कहीं कागज पे लिखे रहें तो आप बस ये समझिए आपको पैरालिसिस है। अब बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर बीमारी है। इसके आंकड़े के बारे में यदि आप बात करते हैं तो हमारे भारत में प्रतिदिन की बात करें तो लगभग 2000 मौतें इससे हो जाती हैं। पुराना आंकड़ा है, हम आपको शेयर कर रहे हैं। 2000, अब तो ज्यादा हो गई होगी, हमारे पास आंकड़ा नया नहीं है, लेटेस्ट आंकड़ा तो नहीं है, पुराना आंकड़ा है। इसमें हमने इसको जब नोट किया था तो 2000 मौतें प्रतिदिन हमारे पैरालिसिस से हो जाती हैं। और जो डिसेबिलिटी जो हमारे समाज में जो आती है, अपंगता, ये भारत में सबसे प्रधान कारण इसका पैरालिसिस है। जो डिसेबिलिटी आती है, अपंगता जो आती है, ये जो है पैरालिसिस का मुख्य कारण है। उसके बाद क्या है कि पुरुषों में ज्यादा होता है ये, महिलाओं में ये रोग कम होता है, लेटर एज में होता है, बाद की उम्र में होता है। 30-40 तक 50 तक इसके रोग पेशेंट नहीं मिलते। अक्सर देखा होगा आपने, जब व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है, हमारा तो ये अनुभव है, हमने देखा है समाज में जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो अक्सर हमने देखा है कि उसको पैरालिसिस हो जाता है। अक्सर देखा है, पता नहीं, या तो उसकी कोई एक्टिव जो लाइफ है वो उसकी बंद हो जाती है, कोई ना कोई इससे भी जुड़ा हुआ कारण। अक्सर हमने देखा है कि समाज में हम स्टडी करते हैं कि जो जब रिटायर्ड हो गया पर्सन तो उसको पैरालिसिस हो गया 1 आध साल बाद ही, साल 6 महीने में हो जाता है उसको। तो ये बीमारी लेटर एज की है, बाद की उम्र की है। युवाओं में यदि आप 100% माने कि 100 पेशेंट यदि आप काउंट करते हैं पैरालिसिस के, तो 80% तो आपको बाद की उम्र के मिलेंगे और 20% आपको यंगर, युवा उम्र के मिलेंगे। तो 80-20 का रेशियो इसमें बना हुआ है, आपका यंगर एज और आपका ओल्ड एज। तो जो आपकी जो वृद्धावस्था है उसमें बीमारी आपको ज्यादा प्रभावित करती है। और पुरुषों की तुलना महिलाओं से करें तो पुरुषों को ज्यादा होती है। इसका अभी कोई रेशियो नहीं है।
और ये हेरिडिटी से नहीं होती है, ये जेनेटिक बीमारी नहीं है, ये भी ध्यान कर लें आप। तो ये तो आपको हमने इस बीमारी के बारे में जानकारी दी। अब इसके लक्षण, इसके तो लक्षण सभी जानते हैं। चेहरा टेढ़ा हो गया, हाथ आपका बेकार हो गया, पैर आपका बेकार हो गया, पैर जिसमें जब ये जो है चलता है आदमी तो पैर लंबे लंबे करके चलता है, हाथ सीधा लटका रहता है। समाज में देखते हैं आप, चेहरा टेढ़ा हो जाता है ना। बोलना, उसका स्पीच खराब हो जाती है, बोल नहीं पाता है। जब चेहरा टेढ़ा हो गया तो बोल पाएगा ही नहीं, उसके शब्द समझ में नहीं आते हैं, है ना। और इसमें शरीर का कोई अंग कांपता रहता है, ये भी इसका लक्षण है। पहचान लीजिए कि भाई इसको पैरालिसिस है। और कभी कभी जो अंग इससे प्रभावित हुआ है वो सुन्न भी हो जाता है, वो सुन्न भी पड़ जाता है, ये भी पैरालिसिस है। या किसी में सुन्नपन आना शुरू हो गया है तो समझ लो कि आपको पैरालिसिस, ब्रेन का जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होना शुरू हो गया है। आप इसकी भी डायग्नोसिस कर लें, पहचान लें। इसमें हमारी एक इंटरनेशनल स्ट्रोक सोसाइटी, अच्छा इसको मोटे शब्दों में आप पहचाने तो इसको ब्रेन स्ट्रोक भी बोलते हैं। ब्रेन स्ट्रोक बोल दीजिए या ब्रेन अटैक बोल दीजिए, हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक। तो हार्ट अटैक हार्ट से संबंधित है, और पैरालिसिस में क्या बोलेंगे आप, ब्रेन अटैक, ब्रेन पर अटैक हुआ है तो ब्रेन स्ट्रोक भी बोलते हैं और ब्रेन अटैक भी बोलते हैं। तो ये समझ लीजिए पैरालिसिस है आपको, ब्रेन अटैक या ब्रेन स्ट्रोक। तो ये जो है ना, ये दर्द रहित, इसमें कोई पेन नहीं होता। कितनी बड़ी बात है, ये पेनलेस, दर्द रहित बीमारी है, दर्द होता ही नहीं इसमें, दर्दहीन बीमारी है, दर्द नहीं होता इसमें। अब इसमें हमारी जो एक इंटरनेशनल स्ट्रोक सोसाइटी बनी हुई है, पूरे वर्ल्ड में उस डॉक्टर लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक वर्ड, एक शब्द दिया है, इससे आपको इसके लक्षण समझने में, याद रखने में बड़ा अच्छा रहेगा। बी फास्ट। बी फास्ट में कितने शब्द हैं, बी है, ई है, एफ है और ए है और एस है और टी है। तो अब इसके इन बी फास्ट, ये वर्ड से आप इसके लक्षण को याद करने में आपको बड़ी अच्छा रहेगा। बी, बी से मतलब क्या है, बैलेंस। एक लक्षण इसका बैलेंस, जब भी ये बीमारी होती है आपका चलने का बैलेंस खत्म हो जाता है। बी फॉर बैलेंस, एक सिम्टम्स हो गया। वो अब उसके कारण रहे, आपके ब्रेन में उसका प्रभाव है, ब्रेन में हेडेक या डिजीनेस से कुछ भी कारण है, पर बैलेंस गड़बड़ा जाता है चलने का, ठीक है। दूसरा, बी के बाद में आता है ई। बी है ना, बी और ई। ई मतलब आई। तो क्या होता है, आपका विजन, देखने की शक्ति प्रभावित हो जाती है, ब्लूरेड विजन हो जाए, मतलब एक तरफ दिखता है व्यक्ति को या डबल डबल दिखता है, दो दो दिखते हैं। तो ये बी ई दो शब्द हो गए। इसके बाद में एफ। एफ मतलब फेस, इसका इफेक्ट फेस पर आता है, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना। तो ये भी सिम्टम्स इसका है। ये शब्द आपको, ये जो टर्म है, ये हमारे जो नीट के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काम आता है, मेडिकल साइंस में जो पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में ए, बी ई एफ और ए आता है बी फास्ट में। तो ए का मतलब आर्म, आर्म और लेग्स। तो आर्म पहले आता है, बाह और हाथ, तो ये भी आपके प्रभावित हो जाते हैं। तो ये भी याद रखने में आपको सहयोग करेगा। इसके बाद में एस आता है, फास्ट के बाद में एफ एस। एस का स्पीच, एफ फॉर एस फॉर स्पीच, यानी आपका बोलने की शक्ति प्रभावित होती है। और अंत में आता है टी। इसमें समय बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे ही अटैक आता है और तुरंत आप, ब्रेन अटैक हुआ आपको या ब्रेन स्ट्रोक हुआ आपको, तो तुरंत यदि आप एलोपैथिक हेल्प लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4.5-5 घंटे का ऐसा समय है, यदि आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो इसमें आपको तुरंत जो है लाभ मिल जाता है, आपको इस बीमारी की हानियां ज्यादा नहीं झेलनी पड़ती है। तो इसमें टाइम कैच, समय को पकड़ना बहुत जरूरी है। तो इसको, ये बी फास्ट जो हमने आपको एक टर्म दिया है, ये इंटरनेशनल स्ट्रोक सोसाइटी का है। बी फॉर बैलेंस, ई फॉर आई, एफ फॉर फेस, ए फॉर आर्म, एस फॉर स्पीच और टी फॉर टाइम। तो ये आपके लक्षण हैं। अब ये यदि आपको दिखाई देते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको ये पैरालिसिस है। और इसके बारे में हमने कहीं पढ़ा तो नहीं है, पर हमने डॉक्टर्स के मुंह से सुना है
स्टडी में तो हमने कहीं ऐसा राइटिंग में नहीं देखा कि इसमें ब्रेन का यदि लेफ्ट पार्ट प्रभावित है तो राइट हिस्सा आपका काम करना बंद कर देता है, और ब्रेन का यदि राइट पोर्शंस प्रभावित है तो लेफ्ट बॉडी का लेफ्ट पोर्शंस आपका अफेक्टेड हो जाता है। चलिए अब आते हैं इसके कारण के ऊपर। तो कारण के बारे में यदि आप बात करते हैं तो इसके अब देखिए, चूंकि ये ब्रेन और हार्ट दोनों से कॉरलेटेड बीमारी है। ब्रेन क्या, हार्ट क्या कर रहा है, आपके रक्त को पहुंचा रहा है। अब वो ब्रेन में स्ट्रोक कैसे आता है, ब्रेन अटैक कैसे होता है, ये समझिए। तो ये जो ब्रेन स्ट्रोक है या ब्रेन अटैक है, ये 2 टाइप का है, 2 प्रकार का है। एक यदि स्ट्रोक होगा तो उसको बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी ब्रेन की जो नसें हैं उसमें जो है क्लॉट हो जाता है, थक्का जम जाता है। वो हार्ट से कोई गाढ़ा ऐसा पदार्थ पहुंचा और वो रुक गया उसमें जाके। तो ये जो इस्चेमिक स्ट्रोक जो होता है, ये जो टर्मिनोलॉजी है एलोपैथी की है, इसको इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो इसमें या तो वो नसें आपकी सिकुड़ गई हैं ब्लड वाली ब्रेन की, तो ये इस्चेमिक स्ट्रोक के अंतर्गत आता है, या उसमें क्लॉट हो गया है, सिकुड़ जाएंगी तब भी रक्त रुकेगा, और कोई गाढ़ा चीज आ जाएगी तो भी रक्त रुकेगा। तो जहां वो रक्त जाना चाहिए जिन ब्रेन के हिस्से को, जब वहां रक्त नहीं पहुंच पा रहा है तो वहां पर आपको रक्त क्या करता है, ऊर्जा देता है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। बस वो हिस्सा आपका प्रभावित हो जाता है, रक्त ब्रेन के उस हिस्से को ऊर्जा नहीं मिल रही, एनर्जी नहीं मिल रही है और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तो बस वो पोर्शन प्रभावित हो जाता है। तो एक तो होता है क्लॉटिंग, इसको इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। दूसरा टाइप क्या है आपका, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हीमोरेजिक स्ट्रोक। इसमें क्या होता है, इसमें जो ये है, इसमें आपकी जो ब्रेन की जो ब्लड वाली जो नस है वो फट जाती है। जब वो फट जाती है तो रक्त जो है ब्रेन में जमा हो जाता है। तो एक में तो रक्त में का क्लॉट उस नस में फंस जाता है, गाढ़ा रक्त हो या नस सिकुड़ गई हो तो रक्त रुक जाता है, एक टाइप तो ये इस्चेमिक स्ट्रोक। दूसरा आपकी जो नस प्रेशर के कारण, दबाव के कारण, वो हम बताएंगे, वो फट जाती है तो ब्लड जो है आपके ब्रेन में निकल जाता है, वहां जो जम जाता है। दूसरा कारण ये है, ये 2 टाइप से। अब ये होता क्यों, ये हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर के कारण ये प्रॉब्लम होती है। यार आपका रक्त गाढ़ा हो जाए ड्यू टू आपकी फूड हैबिट्स, भाई खाने से तो रक्त बनता है, जैसा भोजन, अब वो हम पहले बताते रहे, यदि आपका अम्लीय भोजन है तो रक्त आपका गाढ़ा हो जाएगा, क्षारीय भोजन तो रक्त आपका पतला रहेगा, जैसा होना चाहिए। तो इस्चेमिक स्ट्रोक आपके रक्त के कारण, रक्त गाढ़ा हो गया तो क्लॉट बन गया, जम गया, और आपका हाई बीपी के कारण आपका वो नसें फट जाती हैं। तो इसका ये कॉरलेटिंग है, जुड़ा हुआ मामला है। स्ट्रोक हमने 2 प्रकार के बताए। अब ये होता क्यों है, हाई बीपी के कारण। अब इस बीमारी में डायबिटीज भी इसका एक कारण है, मुख्य कारण है। जिनको डायबिटीज है उनको समझ लीजिए पैरालिसिस हो सकता है। जिनको हाई बीपी है, यदि पैरालिसिस नहीं है तो उनको हाई पैरालिसिस हो सकता है। जिनको ओबेसिटी है, और विशेषकर आपकी जो ओबेसिटी है वो आपकी एब्डोमिन ओबेसिटी, जो आपका पेट वाला हिस्सा, स्टोमक जो ओबेसिटी है, पेट फूला हुआ है जिनको, उनको पैरालिसिस हो सकता है। इसको जो अंग्रेजी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोलते हैं, जब पेट बड़ा हो जाता है। तो एब्डोमिनल ओबेसिटी है ना, या आपका स्पेशली फैटी स्टोमक, ये अंग्रेजी वर्ड है। तो इस प्रकार की ओबेसिटी है जिनका पेट बाहर निकला हुआ है, वो चिंता करें कि भैया पैरालिसिस हो सकता है। तो ओबेसिटी पेट वाली, वैसे ओवरऑल ओबेसिटी तो है ही है, पर स्पेशली हमने पेट वाली बात करी है, तो उनको तो चांस ज्यादा है। हाई बीपी है, चांस ज्यादा है, और डायबिटीज है, बिल्कुल चांस बना रहेगा। आपको स्ट्रेस, तनाव भरी जिंदगी जीते हैं, बहुत दुनिया भर का तनाव। आज का इंसान इतना स्ट्रेस ले रहा है, पता नहीं क्या करना चाहता है। भगवान ने जिस तरह का जीवन दिया उसमें जीना ही नहीं चाहता, दुनिया भर का स्ट्रेस। अरे आनंद से जीवन जियो भैया, 50, 60, 70 साल का जो पैकेज दिया है, उस पैकेज को आराम से गुजारो ना यार, आनंद के साथ गुजारो, काहे के लफड़े में पड़ते हो। तो जिनको तनाव रहता है उनको पैरालिसिस आज नहीं है तो कल हो सकता है।
ये भी इसका कारण है। जो शराब का सेवन करते हैं उनको भी पैरालिसिस हो सकता है, अटैक आ सकता है, ब्रेन अटैक, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है उनको। जो स्मोकिंग करते हैं उनको भी हो सकता है। बाकी आपकी फूड हैबिट तो इसमें आपको सहयोग करती है। यदि आप बहुत कैलोरिक फूड लेते हैं, खूब फैट लेते हैं, डीप फ्राइड फूड लेते हैं, आप तला गला खूब खाते हैं आप, तो आपको पैरालिसिस के खूब चांस हैं। आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ी इनएक्टिव है, लेजी लाइफ स्टाइल है, आप सुस्त रहते हैं, पड़े रहते हैं खा के, कुछ करते ही नहीं, आप पसीना बाहर निकलता ही नहीं, आपको पैरालिसिस हो सकता है। हो सकता नहीं, होगा ही होगा। हम तो अब ये कहते हैं, बहुत लोग का हाथ, और अब तो ज्यादा दिखते हैं हमको, जो को हम देखते हैं 4-6 महीने पहले वो नौकरी कर रहा था तो ठीक था, जैसे रिटायर हुआ क्योंकि उसकी लाइफ इनएक्टिव हो गई, लेजी हो गई, बस वो पैरालिसिस का अटैक उसको आ जाता है। और इसलिए होगा, ढेरों मिठाइयां बिक रही हैं, खूब पार्टी शार्टी हो रही हैं, खूब आदमी खाने पीने जा रहा है, उसका जो लक्ष्य खाना पीना रह गया भैया। 2 इंद्रिय के लिए जी रहा है इंसान, स्वाद इंद्रिय और जनन इंद्रिय। आज का समाज 2 इंद्रिय में चल रहा है, बस इसी में उसने आनंद खोज लिया और ये उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, दोनों इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय और जनन इंद्रिय। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, बेटा ये 2 इंद्रिय यदि इंसान ने कंट्रोल कर ली तो इस दुनिया को स्वर्ग जैसा जीवन जीता और आनंद भरा जीवन जीता है, वो इस दुनिया का राजकुमार बन के जीता भगवान का। स्वाद इंद्रिय और जनन इंद्रिय, और ये दोनों इंद्रिय आज के समाज में खूब अपनी विकृति फैला रही है। तो बस आज का इंसान बीमारियों से बचना उसका मुश्किल है। आपका जो लाइफ स्पान है वो छोटा होता चला जा रहा है, आदमी की मृत्यु जल्दी हो रही है, और मृत्यु नहीं भी हो रही है तो बीमारियां हो रही हैं उसको, ऐसी बीमारी हो रही हैं कि जो उसकी वर्किंग लाइफ है वो खत्म हो रही है उसकी। चलिए, लक्षणों की बात कर ली, अब आते हैं, बारी आती है, क्योंकि समय कम है आज इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं, तो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। अब आती है नेचुरल ट्रीटमेंट्स। हम फोकस आपको इस तरफ करते हैं, और भाइयों बहनों खाली सुनने तक सीमित मत रहना। हमारे इस अभियान का, हमारे इस पुरुषार्थ का लक्ष्य यही है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो भारत के बारे में, हमारे जब गायत्री परिवार की हम बात करते हैं तो उसमें जो कार्य होते हैं, तो जो 7 आंदोलन हमको जो देकर गए कि बेटा इनको खूब अच्छे से समाज के अंदर प्रचारित करना, प्रसारित करना, इसको फैलाना, इनके लिए काम करना, तो उसमें हमारा स्वास्थ्य जो आंदोलन है उसके ऊपर गुरुजी ने, स्वास्थ्य आंदोलन पे, स्वास्थ्य के ऊपर बहुत किताबें लिखी हैं। उसमें नेचुरोपैथी है, उसमें आयुर्वेद है, उसमें योग आसन प्राणायाम है। ऐसा साहित्य किसी और का नहीं है, भले योग आसन प्राणायाम कोई भी करवा रहा हो, पर जो परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य है इस स्वास्थ्य के बारे में वो कहीं पर भी नहीं है। हमारे पास में कम से कम हेल्थ से जुड़ी लगभग 2000 किताबें होंगी, पर हम जो चीजें गुरुजी के यहाँ पढ़ते हैं वो कहीं नहीं पढ़ते हैं। हमारे गुरु, इसलिए हम वो आपको इतनी वो नहीं कर रहे हैं। हम चूंकि उसको साइंस लेवल पर जब देखते हैं तो गुरुजी की डेप्थ को हम सलाम करते हैं, गजब, इतनी डेप्थ हम किसी एमडी डॉक्टर की बुक पढ़ते हैं, किसी एलोपैथी के पढ़ते हैं, किसी आयुर्वेदाचार्य की पढ़ते हैं, ऐसी डेप्थ कहीं नहीं मिलती जो गुरुजी के साहित्य में मिलती है। तो भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य इस कार्यक्रम का ये है कि सरलतम तरीके आपके घरों तक पहुंच जाएं, जो आप इन बीमारियों के चक्कर में आए ही नहीं, यदि आ गए तो पूर्ण ठीक हो जाएं। तो आप, अच्छा, ये बीमारी में आप ध्यान रखें कि ये बीमारी रिकवर हो जाती है, ये चिंता ना करें आप। तो यदि आप रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं तो रिकवर हो जाती है, पर इमीडिएट तो आप एलोपैथी का सहारा लें। क्या होता है, मान लो क्लॉट आ गया तो एलोपैथी में व्यवस्था है कि आपके खून को पतला करके उस क्लॉट को खोल देंगे, ठीक है, जो हिस्सा प्रभावित हुआ तो प्रभावित हो गया, पर वो क्लॉट को निकाल देते हैं। आपका ब्लड जमा हो गया तो उनके पास सिस्टम वो निकाल देते हैं। ये 4-6 घंटे में आपको एलोपैथिक, जहां पर अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो आपके ब्रेन को समझते हैं, आपके उस सिस्टम को जानते हैं, जहां सिटी स्कैन हो सकता है उस जगह भागना चाहिए जल्दी। इसलिए बी फास्ट में जो है ना, उस सोसाइटी ने टी लिया है, टाइम कैच, समय को पकड़ो। चलिए अगली बात करते हैं, नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट। यदि आपको बीमारी हो जाती है या इसके सिम्टम्स आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रभावित हुआ है, शरीर में सुन्नपन है, कहीं कंपन आ रही है, तो आपकी यात्रा उधर जा रही है। अब क्या करें, आप अपना पहले नेचुरोपैथी का जो आधार है, नेचुरोपैथी कोई किसी अंग की बीमारी ये नहीं मानती है। देखो साहब, हाई बीपी हुआ क्यों? ड्यू टू टॉक्सिन्स। डायबिटीज क्यों? ड्यू टू टॉक्सिन्स। ओबेसिटी क्यों? ड्यू टू टॉक्सिन्स। स्ट्रेस क्यों? आपका जब स्ट्रेस होता है तो आपका पाचन तंत्र प्रभावित हो जाता है, फिर ड्यू टू टॉक्सिन्स।
अल्कोहल में भी आपको जमा हो रहा है। मतलब नेचुरोपैथी का जो बेस है वो है टॉक्सिन्स, 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 विजातीय द्रव्य, शरीर में गंदगी का जमा होना, वो उसको बाहर करिए। आपके बॉडी में नेचुरल हीलिंग है, नेचुरल पावर है, रोगों से लड़ने की शक्ति है उसके अंदर। आपका बैक्टीरिया से लड़ने की शक्ति है, वायरस से लड़ने की शक्ति है, फंगस से लड़ने की शक्ति है। उसको जगाइए, आप बॉडी को साफ रखिए, धुली हुई रखिए। नेचुरोपैथी में शरीर को धोना होता है। तो पहला तो आपका पेट शुद्धि, आपका पेट साफ रहना चाहिए। एनिमा लीजिए, पेट साफ करिए, 1-2 बार करिए। एनिमा के बारे में बराबर बताते हैं। गर्म ठंडा सेक करिए, एनिमा लीजिए, पेट को साफ करिए। 1 बार लीजिए, 1 दिन में 2 बार लीजिए, पेट साफ रखिए। ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, फॉल लपेट प्रतिदिन करिए। हम तो कहते हैं कि इसको, हथियार को तो अपनाना पड़ेगा, फॉल लपेट, सूती और ऊनी। हमने इस उपचार की बहुत ही चमत्कारिक, मिरेकिल पट्टी बोलते हैं हम तो उसको, चमत्कारिक पट्टियां हम अपने कैंप में इनको जब बताते हैं तो इनको कहते हैं मिरेकिल, चमत्कारिक पट्टियां हैं ये। यदि आप पेट का फॉल लगाते हैं तो आपका पेट इतनी ताकतवर हो जाएंगी आपकी आंतें कि वो आपके मल को रोकने ही नहीं देंगी, अंदर तुरंत फेंक देंगी। तो ये करिए आप। यदि आपका शरीर बीमारी से प्रभावित हो चुका है तो यदि ये करते हैं तो आपके अंदर हीलिंग, नेचुरल हीलिंग का जागरण होगा। और यदि आपका मल फिर भी नहीं निकलता है, तो यदि आपका शरीर चलता है, चलने फिरने लायक है, तो हिप बाथ लीजिए आप, हिप बाथ। अच्छा, इसमें गर्म लीजिए। ठंडे ट्रीटमेंट से इसमें थोड़ा बचाव करते हैं, गर्माहट देते हैं इसमें। तो हॉट वाला आप हिप बाथ ले लीजिए, काम करेगा। लेने का तरीका हमने बता रखा है। अच्छा, पेट सदैव साफ रहे इसके लिए नींबू पानी, गर्म पानी में लीजिए नींबू, नींबू पानी का सेवन करिए, खूब पीजिए नींबू, दिक्कत नहीं है, पेट का सफाई हो जाएगी, एकदम क्लीन हो जाएगा। खा खा कर आप उसमें खूब इकट्ठा कर लेते हैं, क्लीन हो जाएगा वो। और क्या करेंगे, इसमें एक अच्छा सा ट्रीटमेंट है जो इसमें बहुत काम करता है। शरीर में पसीना लाना चाहिए इसमें। तो शरीर में पसीना लाने के लिए, यदि आपको बीपी की समस्या नहीं है, यदि आपको बीपी नहीं है, आप डायबिटीज है तो भी, और आपको स्ट्रेस है तो भी, आपको मोटापा है तो भी, तो गर्म पैर स्नान इसमें आप लीजिए, पसीना निकालिए गर्म पैर स्नान से, और प्रतिदिन करिए। और यदि बीपी भी है तो कम समय का लीजिए आपको, और चेक करते रहिए कि आपका बीपी ना बढ़े, तो उतने समय तक आप लीजिए, तो आपका पसीना बाहर होगा और इस बीमारी में आपको चमत्कारिक परिणाम दिखेगा। और आपका ब्लड जो है ना, जो ब्लड की कंजंक्शन जो है आपके ब्रेन में और रीढ़ की हड्डी में होती है, वो नीचे आती है। तो ये आप, एक तो ये ट्रीटमेंट, दूसरा दोनों पैरों पे फाल लपेट 1-2 घंटे का करिए, प्रतिदिन करिए। 1 बार करिए, कम से कम 2 बार करिए। तो ये दोनों ट्रीटमेंट जो है आपको बड़ा मिरेकल इफेक्ट देंगे आपकी इस बीमारी के अंदर। तो ये 2 ट्रीटमेंट हो गए। अब चूंकि नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो आपकी जो बैकबोन है उसका गर्म ठंडा सेक बड़ा इसमें चमत्कारिक परिणाम लाता है। 2 बर्तन ले लीजिए, एक गर्म सहन करने लायक, यानी पर्याप्त गर्म रहे, जो आपकी बॉडी हाईली गर्म जितना सहन कर सकती है, और एक पर्याप्त ठंडा, एक कपड़ा गर्म में, एक कपड़ा ठंडे में। ये ट्रीटमेंट ऐसे ही करना चाहिए। अब आपकी जो बॉकबोन है, कपड़ा लीजिए और ऐसा है उसको लंबा लंबा करिए। ऐसा टॉवेल छोटा वाला है तो उसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए, ऐसा लिया, निचोड़ा और बैकबोन के ऊपर रख दिया। फिर जब वो ठंडा होने लगे, गर्म कपड़े को गर्म पानी में डाल दीजिए। अब ठंडे वाले को लीजिए, उसको निचोड़िए और बैकबोन पे रखिए। ठंडा थोड़ी देर के लिए, गर्म ज्यादा देर के लिए। 3:1 ये रेशियो रहता है। यदि 3 मिनट आप गर्म करते हो तो 1 मिनट ठंडे में काम चल जाता है। और गर्म पानी को, गर्म के टेम्परेचर को मेंटेन करिए। गर्म पानी ठंडा होगा तो उसको पानी डाल के उतना टेम्परेचर मेंटेन करिए। अब ठंडा पानी गर्म होता है तो उसको पानी निकाल के ठंडा डाल के मेंटेन करिए। तो ये गर्म ठंडा जो सेक है, ये आप करिए 20-25 मिनट तक, आपको बड़ा लाभ देगा ये, ठीक है ना, बहुत लाभ देगा। इससे क्या होगा, जो आपके जो नर्वस सिस्टम के जो टिश्यूज हैं वो इससे रिपेयरिंग होते हैं, जो क्षतिग्रस्त हो गए वो, उनको ताकत मिलती है। ये जो ट्रीटमेंट है बड़ा लाभदायक है। अब एक ट्रीटमेंट है आपका घर्षण, है ना, जो आपका फ्रिक्शन। एक कपड़ा लीजिए, फ्रिक्शन का तरीका हमने बताया है। मालिश अलग चीज है और फ्रिक्शन अलग चीज है, ध्यान रखना। मसाज, फ्रिक्शन मीन्स घर्षण और मसाज मीन्स मालिश। मालिश अलग है, फ्रिक्शन अलग है। ये कपड़े से करते हैं, कपड़ा निचोड़ा और अंदर
बॉडी को ढक के रखा कंबल से, और एक एक अंग को रक्त संचार पूरे शरीर में, और खासकर जो आपका अंग प्रभावित है ना, और फोकस पहले कहाँ करें, आपके बैकबोन पे फ्रिक्शन करिए, बैकबोन के मिडिल पोर्शंस में करिए, थोड़ा एरिया बढ़ाइए, 4-6 इंच में करिए, फिर 10-12 इंच में करिए, पूरी कमर पे करिए फ्रिक्शन, ठीक है, पूरे शरीर पे करिए, आपके पेट पर करिए, छाती पे करिए, गर्दन पर, कपड़े को ढक के, पूरी बॉडी कपड़े से ढकी हुई है और एक कपड़ा अपने हाथ में बांधा, ऐसा टाइट किया और फ्रिक्शन। ये ट्रीटमेंट सीखना पड़ते हैं, पर कुछ थोड़ा जानिए आप, कपड़ा ऐसे बंधा हुआ है, हाथ में यूं खिंचा हुआ है और ऐसे फ्रिक्शन कर रहे हैं आप, घर्षण कर रहे हैं, रक्त संचार तेज कर रहे हैं। मसाज भी है, इसका दूसरा हिस्सा मसाज है, उसमें किसी तेल वेल का उपयोग करते हैं, सरसों का तेल, या सरसों के तेल में लहसुन को बॉईल कर लें, उसके बाद छान लें, उसको उपयोग करें और मसाज प्रभावित अंग पे करें। अच्छा एक ध्यान रखें, जो आपका इफेक्टेड जो बॉडी का पोर्शंस है उसको हमेशा गर्म रखें, गर्म कपड़ा पहने, ढक के रखें, तो उससे गर्माहट बनी रहती है, तो इसमें भी हीलिंग होता है, जल्दी होता है। तो ये जो मसाज करें और एक्सरसाइज, इसकी रिकवरी एक्सरसाइज से बहुत जल्दी होती है, और यदि ये नहीं करते हैं आप, कुछ भी करते रहे तो फिर बात नहीं बनेगी। और फिजियोथेरेपिस्ट को भी आप जोड़ सकते हैं, या घर के किसी मेंबर को जोड़िए। अब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हाथ का है तो उसको हाथ को अप एंड डाउन, हाथ को अप एंड डाउन, ये अप एंड डाउन, फोल्ड, फ्रंट बैक चलाइए, हाथ है तो हाथ को हिलाइए, फ्रंट बैक, उंगलियों को खींचिए। अच्छा, इसमें आपका एक्यूप्रेशर, ये जो आपकी जो चैनल्स हैं इस पर जो है इसको एक्यूप्रेशर दीजिए, ऐसे करिए, ऐसे ये टिप्स को दबाइए, जो आपकी एक फिंगर टिप्स है ना, इसको दबाइए, इस तरह से आप इसको, ये जो आपकी चैनल्स हैं उंगलियों के बीच में, इसको इस तरह से करिए। और जो मालिश करते हैं हमेशा इस तरह करते हैं, अपवर्ड करते हैं, ये हमारा जो बॉडी पार्ट है डाउन, ये लटका हुआ है, तो मालिश करिए अपवर्ड। क्यों करते हैं कि जो ब्लड का जो फ्लो है ना वो हार्ट की तरफ है, तो ऐसे करिए मालिश आप, ऐसे करिए, पैरों में भी ऐसे करिए और हाथों में भी ऐसे करिए, बॉडी में भी ऐसे करिए, ऊपर की तरफ। तो ये मसाज करिए। प्राणायाम बहुत लाभदायक है, ब्रेन के लिए प्राणायाम बहुत लाभदायक है। तो कपालभाति करिए, धीरे धीरे पेशेंट से कराइए, भ्रसिका करिए धीरे धीरे, अनुलोम विलोम करिए धीरे धीरे। इन प्राणायामों को आप, नाड़ी शोधन करिए, एक ही से बार-बार सांस निकालिए छोड़िए, निकालिए छोड़िए, निकालिए, फिर दूसरे से निकालिए छोड़िए, निकालिए छोड़िए, निकालिए छोड़िए, लेफ्ट से करिए, राइट से करिए। ये प्राणायाम आपको बड़ा लाभ देंगे। और जब शरीर आपका थोड़ा सा रिकवरी हो जाए तो आसन करिए, पश्चिमोत्तासन करिए, आपका जो है जो भी आसन आप कर सकते हैं, तो जो ब्लड का फ्लो है वो ठीक होगा। और विशेषकर जो है ब्रेन सप्लाई वाले, जिनसे रक्त ब्रेन को पहुंचे, क्योंकि रक्त नहीं पहुंचा इसलिए तो ब्रेन प्रभावित हुआ है, तो जिसमें आपका सिर झुके, देर तक उसमें रहिए, ऐसे आसन को आप प्रधानता दीजिए। समय कम इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अब ये सारी बातें तो हमने नेचुरल ट्रीटमेंट के बारे में आपको बता दी है। अब आता है इसमें भोजन। इसमें बी कॉम्प्लेक्स वाला जो फूड है, जिसमें विटामिन बी ज्यादा होते हैं, वो वाला भोजन इसके लिए बड़ा लाभकारी है। तो इसमें आप दूध है, छाछ है, इसमें स्प्राउटेड जो व्हीट है, गेहूं का जो अंकुरण है, वो बहुत ही इसमें लाभ देता है। तो गेहूं को पानी में डिप करिए और कपड़े में लटका दीजिए और उसका सेवन करिए आप। गुड़ का सेवन करिए, बिल्कुल। हम तो कहते हैं गुड़ में सौंठ डालिए, गुड़ को पिघला लीजिए, सौंठ डालिए, फिर जमा लीजिए, इस प्रकार का आप सेवन करिए, इसमें बड़ा लाभ देगा आपको। आप सूप, इसमें जूस थोड़ा अवॉइड करिए, सूप इसमें ज्यादा पीजिए आप, तो आपको एनर्जी मिलेगी। सूप जो वो गर्म भी होता है, तो सूप लीजिए इसमें आप, जो है आप लौकी का लीजिए, आप पालक का लीजिए, टमाटर का लीजिए, सूप बनाकर पीजिए इसमें। और मूंगफली, चूंकि थोड़ा श्रिंकेज हो रहा है, एनर्जी कम है, एक्सरसाइज भी कराइए और मूंगफली का सेवन, इसमें भी बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ज्यादा हो जाता है, तो मूंगफली अंकुरित स्प्राउटेड जो आपकी ग्राउंड नट है उसका सेवन करिए। सोयाबीन का आप दूध निकालिए, दही जमाइए, तो इसमें फैट कम रहता है, वो रहता है, तो इसका
अच्छा, ये दूध जब सेवन करते हैं आप तो फैट को कम करिए, तो दूध लीजिए, उसको हल्का सा ठंडा करिए, मलाई आएगी उसको हटा दीजिए, उसके बाद दूध का सेवन करिए, या डबल टोन जो मिल्क होता है उसका सेवन करिए। और इसके बाद में मशरूम, क्योंकि आपको इसमें सैचुरेटेड फैट अवॉइड करना है, घी, बटर, है ना, मक्खन यानी, और आपका रिफाइंड ऑयल, ये सब आपको रोकना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो इसमें मशरूम का सेवन बड़ा ही लाभ देता है। अब क्योंकि आपके शहरों में मशरूम नहीं, मशरूम ग्रो करने की टेक्निक भी हम आपको सिखाएंगे, और इसको कभी ऐसा हुआ तो इस पे बड़ा अभियान चलाएंगे। मशरूम बहुत उपयोगी चीज है। जैसे अभी ग्रीन वीट का प्रचार प्रसार गायत्री परिवार ने किया, तो आने वाले समय मशरूम कर भी काम करेंगे, उसमें आपको सिखाएंगे भी, घरों में मशरूम पैदा हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, और बड़ी अच्छी सब्जी लगती है। पहले हमारे पुराने लोग खाते थे, जंगल में जो तोड़ के ले आते थे उसकी सब्जी बनाते थे। तो मशरूम, अब जो है इसमें कुछ सब्जियां स्पेशली जब जो उसकी पूर्ति करती हैं, तो जो गोभी कुल की जो है ना, इसमें ब्रोकोलाई है, ब्रुसेल्स है, तो ये आपके यहाँ तो नहीं मिलती है, एक ग्रीन गोभी आती है, ग्रीन गोभी आजकल आने लगी है मार्केट में, जो इसमें बड़ी उपयोगी है। कॉलीफ्लावर भी इसमें लोग रिकमेंड करते हैं, फूल गोभी जो है, फूल है ना, ब्रोकोलाई भी एक फूल है, ब्रुसेल्स स्प्राउट वो भी ऐसी कुल की फैमिली की है वो। तो ये इसमें इनमें मिनरल ज्यादा होते हैं, तो ये भी हमारे ब्लड से संबंधित है। तो ये वाले, अच्छा फ्रूट्स में जो है जो रिकमेंड करते हैं वो एप्पल है, पियर्स है, सिट्रस ग्रुप है। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड के फ्लो को जो है स्पीड बना के रखते हैं, तो इसलिए इनको। अब तेलों की बात करते हैं तो जो ऑलिव ऑयल है, इसको रिकमेंड किया जाता है। मस्टर्ड, सरसों का तेल। अच्छा, ये भी देखिएगा आप कि ये जो उत्तर भारत है इसमें बीमारी कम है, ये जैसे मध्य भारत में बीमारी ज्यादा होती है, क्योंकि वहाँ सरसों का तेल खाया जाता है। तो मस्टर्ड ऑयल का उपयोग बहुत लाभदायक है। अच्छा, मस्टर्ड ऑयल का जो उपयोग है ना, वो आपकी त्वचा की बीमारियों को भी रोकता है। जब आपको खुजली हो जाए तो आप सरसों का तेल लगाइए, और इसकी मालिश भी सरसों के तेल से करिए, तो उसमें सल्फर होती है, तो ये बड़ा उपयोगी है। तो ये सरसों का तेल आपका नेचुरल रिफाइंड ऑयल जो निकालते हैं सीधा सीधा, वो भी है। अब जो है अवॉइड, इसमें गर्म पानी का सेवन करिए, इसमें गर्म पानी का सेवन, ये लाभदायक है। दूसरा, विटामिन डी इसमें बड़ा जरूरत, इसकी आवश्यकता होती है शरीर को। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में बैठिए और उसमें मालिश करवाइए शरीर की। जब आपका हवा वगैरह नहीं हो, ऐसे स्थान पर बैठिए, सनलाइट में मालिश कराइए अंगों की आप जो है सरसों के तेल से, तो आपको धूप भी मिलेगी। आपने देखा ना, आपकी जब हमारी बहनों के बच्चे छोटे होते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, मालिश करते हैं तेल से और धूप में लिटा देती है, तो विटामिन डी की एंट्री होती है। तो आप जो है अपने अंगों की मालिश कराइए और धूप में कम कपड़े में बैठिए जो है, तो आपको सनलाइट मिलेगी, विटामिन डी पहुंचेगा आपके अंदर। तो विटामिन डी प्लस विटामिन बी और डी, इसमें बड़े उपयोगी विटामिन हैं जिनको आपको अपने शरीर के अंदर पहुंचाना है। तो लिए जल्दी जल्दी हमने इस चैप्टर को क्लोज किया है, फिर भी थोड़ा 15 मिनट ज्यादा हो गए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज की बात पूरी करते हैं, स्पीड से बताया है, और बाकी तो फिर आप सेव कर लेते हैं इसको। तो ये आज आपको हमने पैरालिसिस के बारे में जानकारी दी, घबराएं नहीं, और इन उपचारों को लेते रहें, भोजन को बदलें, अवॉइड करने की बात ध्यान रखो। एसिडिक फूड ध्यान रखना भाइयों बहनों, हमने एक पीडीएफ दिया था आपको, प्रज्ञा डाइट सिस्टम, अपनाइए उसको, जीवन में अपनाइए। परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य से लेकर उसको हमने तैयार किया है, उसको अपनाइए। तो एसिडिक फूड अवॉइड करिए, डीप फ्राइड फूड, ये तला गला कचौरी समोसा अवॉइड करिए भाई साहब, नहीं तो चक्कर में आ जाएंगे आप पैरालिसिस के। सैचुरेटेड फैट, ये खूब घी खा रहे हैं, अब ठंड आ रही है, पता नहीं कितना ताकत, पहलवान बनना चाहता है आदमी, घी खाएगा, खूब ड्राई फ्रूट्स खाएगा। यदि नहीं है तो अपनी बॉडी को यदि पैरालिसिस नहीं देना चाहते तो कम खाइए, ड्राई फ्रूट्स भी लो तो कम लो, पानी में गला के ले लो, घी भी तो बिल्कुल छोड़ो, घी खाओ तो खूब ताकत, मेहनत करो, पसीना निकालो। तो आदमी गाय का घी सब कहाँ मिल रहा है, भैंस का घी कहाँ, भैंस का ही खाएगा खूब, वो तो और नुकसानदायक है, गाय का तो थोड़ा बहुत फायदा भी कर रहा है। तो आपको वैसे तो ये घी अवॉइड करना चाहिए। आप जो है जंक फूड है, पैक्ड फूड है, अचार है, केचप है, ये अवॉइड करना चाहिए। साल्ट और शुगर, नमक और शक्कर, ये आपकी उन बीमारियों को बढ़ाएंगे ना, बीपी को बढ़ाएंगे, डायबिटीज को बढ़ाएंगे, तो इनको अवॉइड करिए, ये बढ़ेंगे तो वो भी आपको पैरालिसिस आएगा। और चाय कॉफी है, कोको कोला है, कोल्ड ड्रिंक है, आपका अल्कोहल है, आपका स्मोकिंग है, ये सब अवॉइड करिए।
यदि आप इस बीमारी से बचना चाहते हैं तो करते रहिए, आज नहीं तो कल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बीपी हो जाएगा, फैटी बॉडी हो जाएगी, और है तो इनमें दिक्कत आ जाएगी। चलिए आज की बात समाप्त। धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। पैरालिसिस की संपूर्ण बीमारी और कैसे होती है, उसके उपचार क्या हो सकते हैं, उसकी पहचान क्या है, बहुत सारी बातों को, नई नई चीजों को आपके माध्यम से अभी हम सबने श्रवण किया, सीखा, सुना। इस संबंध में जो भाई बहन अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं शीघ्रता से हैंड रेज करें, ताकि प्रश्नोत्तरी का क्रम 10 मिनट में संपन्न किया जा सके। अभी सब कोई प्रश्न? चलिए समाप्त कर लेते हैं। ये त्रिवेदी जी का एक प्रश्न है। जी पूछिए भाई साहब। जी भैया। प्रणाम तो जितेंद्र भाई साहब। जी प्रणाम भैया। ये पश्चिमोत्तासन आपने बताया, हाँ, तो उसके अलावा और कोई आसन है? हमने क्या कहा कि ये ब्रेन की प्रॉब्लम है, अपना दृष्टिकोण स्पष्ट रखें। ब्रेन के अंदर समस्या आती है कि ब्रेन को आपका ब्लड सप्लाई कम होता है। अब वो ड्यू टू नैरो वेंस, सिकुड़ जाती है नसें, ये ड्यू टू क्लॉट, दो तो इसमें ये सप्लाई के कारण बनते हैं। दूसरा आपकी वो फट जाती है नस। तो जब आप ठीक हो जाएं, आसन तब करना है, ध्यान रखें आप, है ना, बीमार हैं और यदि आपको उसका प्रभाव कम होता जा रहा है, फिर आप आसन पे चले जाइए। तो जिसमें आपका सिर नीचे चला जाता है, तो आपका पश्चिमोत्तासन है, तो आपका सिर इसमें आपके घुटनों की तरफ जाता है, ठीक है ना। ये भी आसन आपको काम करेगा। अब वो पादहस्त आसन, प्रज्ञा योग में नंबर 2 आसन पादहस्त आसन है, उसमें आप अपने सिर को नीचे लटका के रखते हैं, वो भी आपको लाभ करेगा। तो इस प्रकार के जो आसन है जिसमें आपके ब्रेन जो है डाउनवर्ड रहता है, नीचे की तरफ होता है, तो सप्लाई उसमें, हमने पहले भी बताया था, आसन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना, ये आसन का मुख्य काम है। तो वहां पर रक्त पहुंचता है, ऊर्जा देता है, ऑक्सीजन देता है, और उस बॉडी पार्ट को एक्टिव कर देता है। तो ये वाले आसन आप करिए, ऐसी सीरीज और आपको बता देंगे, तो जिसमें आपका ब्रेन नीचे की तरफ रहे, जिसमें रक्त ज्यादा जाए। जैसे शीर्षासन है, वो बड़ा क्लिष्ट आसन है, इसलिए उसको हमने नहीं बताया, नहीं तो वो तो ज्यादा लाभकारी है शीर्षासन। तो आप जैसे पादहस्त आसन कर सकते हैं, प्रज्ञा योग का नंबर 2 आसन है। आप पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं, आप शशांक आसन कर सकते हैं। शशांक आसन, इसमें ब्रेन नीचे की जमीन की तरफ रहता है, तो ये आपके ब्रेन रक्त जो है, ब्लड जो है, ब्रेन की तरफ जाएगा। इस ऐसे आसन आपको लाभ देंगे जो है। प्रणाम भाई साहब। जी भैया प्रणाम। शोल्डर फोर्जन के लिए भैया ये जो है ना, हमारा निवेदन है कि संबंधित बीमारी से यदि अपन क्वेश्चन लेंगे ना, तो ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। फिर अपन आगे यात्रा चली रही है, अपन बीमारियों में लेंगे। सोल्जर फोर्जन, ये देखो, ये इसका संबंध इससे नहीं है, ध्यान रखना। ये आपका मसल्स की एक तरीके से फिक्सेशन है ना, तो ये चीजें अलग हैं। इसमें आप जो है, आपका पैर, इसके हाथ का लपेट करिए, आपका फ्रिक्शन, घर्षण स्नान फ्रिक्शन बहुत करिए, आपका मालिश करिए, और आपका मुख्य कारण आपका भोजन बदलिए भैया, ध्यान रखो, भोजन बदलो, पेट साफ करो, पेट पर फॉल लगाओ, और फुल बॉडी सीट पैक है ना, पूरे शरीर को जो हमने ट्रीटमेंट बता रखा है, पूरे शरीर से पसीना निकालो। शरीर का दिमाग ध्यान रखो, पसीना निकालने वाली फ्रोजन यानी जमना, उसको पिघलाओ, पिघलाना यानी पसीना निकालना, गर्मी पैदा करो। आप भाप स्नान लो, आप सन बात करो, स्टीम बात करो, फूड बात करो, फुल बॉडी सीट पैक लो, पसीना निकालो शरीर का, और स्पेशली इस पर फॉल लपेट करो हाथ के ऊपर, और एक्सरसाइज करो। ये आपका फ्रोजन शोल्डर वाली जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। जी डॉक्टर ओपी आदरणीय भाई साहब प्रणाम। प्रणाम भाई साहब, पेट कम करना है, पेट कम करने के लिए देखो भैया, एक तो क्या है कि आपका भोजन, हम बार बार आते हैं, आपका भोजन
रॉ डाइट, कच्चा आहार कर दीजिए। आप अपना जैसे भोजन आप करते हो ना, तो पहली मीटिंग आप कच्चा आहार खाइए बहुत अधिक मात्रा में। जब आप, और आगे भी ध्यान रखो, जब आप खूब भूखे होते हैं तो कभी भी आप तला गला भोजन मत खाइए। तो इसमें एक हार्मोन्स रिलीज होता है बॉडी के अंदर। यदि आपने तला गला खाया तो आपको अनसैचुरेशन हो जाता है आपके अंदर, और ज्यादा भूख लगती है तो आप खूब खा जाते हैं। तो जब भी आप अपना भोजन खाएं तो कच्चा आहार पहले खाएं। खूब अच्छे भर के प्लेट सलाद लीजिए और कच्चा भोजन करिए। आप खीरा लीजिए, टमाटर लीजिए, पत्ता गोभी लीजिए, पालक लीजिए, शिमला मिर्च लीजिए, मेथी लीजिए, और उसको बढ़िया टेस्टी बारीक बारीक उसकी चॉपिंग करिए। उस पर नींबू निचोड़िए, काली मिर्च डालिए, काला नमक डालिए, बढ़िया उसको मिक्स करिए और स्वाद बनाकर खाइए आप। और थोड़ा स्वाद नहीं बनता तो हल्का सा उसमें छौंक लगवा लीजिए, हल्का सा छौंक लगवा लीजिए। उसकी टेंडरनेस, उसकी स्टिफनेस खत्म नहीं होना चाहिए, ज्यादा दबाव नहीं देना है। छौंक लगा के साथ स्वाद बना लीजिए, पर कच्चे खाने की आदत डालिए आप। आपका अधिकतम फूड जो है कच्चे आहार से भर लीजिए अपने पेट को जो है, और उसके बाद फल का सेवन करिए तो पक्का आहार आपका घट जाएगा। जैसे जैसे पक्का आहार घटेगा वैसे वैसे आपका पेट घटना शुरू हो जाएगा। दूसरा, एक आपकी जो अग्निसार क्रिया है, पेट का फ्रंट बैक विदाउट रेस्पिरेशन, बिना श्वास के आपको फ्रंट बैक अपने पेट को मूव करना है। एक बार पेट को सिकोड़ते हैं, फिर फुलाते हैं, फिर सिकोड़ते हैं। जब आप सिकोड़ते हैं तो आपकी नाभि आपके बैकबोन को टच कर जाए, वो आपकी स्थिति बने। और जब फुलाते हैं तो पेट आपका बाहर निकल जाए, निकला हुआ है। तो सिकोड़ना, फैलाना, सिकोड़ना, ये अग्निसार क्रिया है। और पेट का फॉल लपेट आप प्रतिदिन करिए इन चीजों से, और ऐसे आसन करिए जिसमें आपका पेट दबे। तो जैसा कि आप वज्रासन में बैठ के आपकी जो योग मुद्रा आती है, प्रज्ञा योग जब कभी आपको बताएंगे तो उसमें एक आसन है योग मुद्रा, ये आपके पेट के ऊपर खूब दबाव डालती है। शशांक आसन आपके पेट के ऊपर खूब दबाव डालता है ना। तो ये एक दो आसन ऐसे जिसमें आपका पेट जो है श्रिंकेज होता है, सिकुड़ता है। ऐसे आसन करिए आप, और प्राणायाम करिए, कपाल भाती करिए, भस्त्रिका करिए, फैट आपका डिसॉल्व होगा तो पेट आपका कम हो जाएगा। जी जी भाई साहब। और ये कैंप कब रखा है भाई साहब? कैंप हम अटेंड करना चाहते हैं। ये कैंप तो मनोज जी बताएंगे, थोड़ा आप अप्रोच तो कर रहे हैं, अभी व्यवस्था बन नहीं पा रही है। जी जी। कहीं ये हमारा जो चेन टूट गई है तो अभी बात बन नहीं पा रही है। अभी मंदसौर में भी हम लोग, एक्चुअल समय भी थोड़ा कम रहता है जी अभी। जी। और हमारी जो कुछ, अच्छा कैंप के बारे में एक ये सूचना है कि हमारे जो एक दो टीमें कैंप पूरे भारत में लगा रही हैं। और अभी जैसे आप बुरहानपुर में भी आ सकते हैं, यहाँ भी कैंप चलता रहता है। हमारे सैंधवा पॉइंट है, वहां भी कैंप चलता रहता है। और अभी मथुरा में भी स्टार्ट हो गया है। पर अभी हम लोग जो लगाते थे आमल खेड़ा में, वहां की व्यवस्था भी रुकी हुई है, वहां व्यवस्था बन जाएगी। या मंदसौर में हम अभी थोड़ी अप्रोच कर रहे हैं, कर नहीं पाए तो वो भी तब बताएंगे आपको। वैसे हो सकता है 2022 में स्टार्ट कर दें, गुरु कृपा रही तो 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। जी, कैंप की व्यवस्था और बनाने का जी जी, मैं थोड़ा सा एक और पूछना चाह रहा था कि नेचुरोपैथी के जो साहित्य है और इसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो हमें चाहिए थे। इसकी व्यवस्था भी बना देते हैं बहुत जल्दी। वैसे मनोज जी का नंबर है आपके पास में, मनोज भाई साहब को आप है, मैंने जी जी 9479 मनोज जी हैं, 0013 पवन जी हैं, ऐसे दो चार नंबर हैं। आप खासकर तो मनोज जी चूंकि आपसे जुड़े हुए हैं, तो मनोज जी को आप अपने रिक्वायरमेंट भेज दें तो हम लोग आप तक वो इंस्ट्रूमेंट वगैरह पहुंचा देंगे, बुक्स भी पहुंचवा देंगे। जी जी सुभाष जी जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। जी प्रणाम भाई साहब। प्रणाम भैया। भाई साहब, मैं निवेदन ये था कि मैं जो ये फाल लपेट का है, मैं उसका अगर पीडीएफ मिल जाता तो बहुत भाइयों की हेल्प हो जाती। पहले भाई साहब हमने सब ये जो हमने सीरीज चलाई है ना, तो शुरू में हमने 5 तत्व लिए थे, जल लिया, पृथ्वी ली, मिट्टी ली, वायु, अग्नि। फिर इसके बाद में ट्रीटमेंट लिए थे सारे, एक ट्रीटमेंट को डिटेल से बताया था, खूब डिटेल से उसके किस किस बीमारी में उपयोगी है, कैसे लगाते हैं, कितनी देर लगाते हैं। फिर होगा तो कभी इस सीरीज को आगे चलाते रहेंगे और इनको रिपीट भी करेंगे, क्योंकि एक बार में थोड़ा आप लोग दायरा बढ़ाइए। अब हमारे गायत्री परिवार का लक्ष्य है कि विदाउट मेडिसिन आदमी स्वस्थ रहे। जैसे हमारे यहाँ रहते थे लोग, आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम ग्रीन आयुर्वेद की बात करते हैं, यज्ञ चिकित्सा की बात करते हैं, यानी आदमी स्वयं से अपना उपचार करे, स्वस्थ रहे उसका पूरा परिवार।
हम आहार की बात करते हैं, हम डिपेंडेंसी वाली बात नहीं करते। अब आयुर्वेद हम ऐसा जगाना चाहते हैं आपके घरों में वो गमले लगे रहें जिससे उनके आप जूस निकालें, चटनी के रूप में उनका उपयोग करें तो आपको ज्यादा लाभ मिले। तो अभी आप जो कह रहे हैं कि ये जो ट्रीटमेंट्स हैं उनको फिर बाद में रिपीट करेंगे, अभी कुछ बीमारियों की ज्यादा डिमांड रहती है, हाँ, जब हाँ। हमारे पास फोन आते हैं तो उन बीमारियों को हम उस लाइन में पहले ले लेते हैं। बीमारी तो बहुत है और लोग बहुत परेशान हैं इनके लिए, और हम उन उपचारों को बताते हैं कि लोग यदि कर लेंगे तो हमारा विश्वास है कि वो चमत्कार हो जाएगा उनके घरों के अंदर, मिरेकिल। इससे कम की बात नहीं करते हम। एलोपैथी वाला तो हतप्रभ रह जाएगा कि कैसे हो गया, वो तो यही पूछता रहेगा आपसे कैसे हो गया, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा ही बोलेगा। हम तो आपको विश्वास दिलाते हैं क्योंकि अभी तक जितने हमने कैंप किए और हजारों लोग उसमें हमारे कैंप में आए तो चमत्कार से कम नहीं देखा हमने, बस हम तो ये कहते हैं आपसे। और कभी भगवान ने, गुरु जी ने अवसर दिया तो इस पर बड़ा डेप्थ काम करेंगे, रिसर्च ओरिएंटेड काम करेंगे, रिसर्च और बिल्कुल चैलेंज के साथ कि भाई ये बीमारी आपकी इतने दिन में ठीक हो जाएगी, 100% विदाउट मेडिसिन ठीक हो जाएगी। चमत्कार करती है नेचुरोपैथी में। कहा है कि जहां एलोपैथी स्टॉप होती है वहां नेचुरोपैथी स्टार्ट होती है, ये समझ लीजिए आप। दूसरा निवेदन ये था कि अब क्या अगले कदम में हम जिले स्तर पे भी या उप जोन स्तर पे भी कैंप की बात सोच सकते हैं क्या? करेंगे भैया, इस बारे में चिंतन अभी हम लोग का चल रहा है, आप बात रख रहे हैं। साधन लिमिटेड हैं, आदमी लिमिटेड हैं, आज के समय में आदमी समय नहीं देता है। आपको विश्वास दिलाएं, कल हम बहुत दूर थे, लगभग मंदसौर से जहां से कार्यक्रम दे रहे हैं वहां से 30-35 किलोमीटर, पूरे दिन बारिश रही तो भी हम गीले होकर आए, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इस कार्यक्रम के लिए आना था इसलिए वहां से चलकर आए। और मनोज भाई भी अभी आज, क्योंकि मनोज भाई के अभी कार्यक्रम है, वो भी व्यस्त थे आज बहुत ज्यादा, रात को तैयारी में व्यस्त रहे होंगे, तो इसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं, कार्यक्रम लेट हो पाया। तो भाइयों बहनों, काम करने वाले बहुत कम है, परम पूज्य गुरुदेव की भी दिक्कत रही, हमारी भी दिक्कत ये रही। अब हमारे यहाँ हमको यूनिवर्सिटी कॉल कर रही है, आयुर्वेद कॉलेज कॉल कर रहा है, पर समय नहीं दे पा रहे हैं। वो कैंप लगवाना चाहते हैं, मंदसौर में कैंप की व्यवस्था हो सकती है, तो हमारे लोग कम है। हम तो कहते हैं आप समय दीजिए हमको, हमारे साथ जुड़िए आप, नेचुरोपैथी की क्रांति होगी, भारत स्वस्थ होगा। इस देश के लिए, राष्ट्र नेशन के लिए समय निकालना। समय, हमारे गुरुजी झोली फैलाकर समय की मांग करते थे, और जो समय देता था ना वो उनका सबसे प्यारा बेटा होता था। धन देने वाला उनका दूसरे नंबर का बेटा होता था। पहले नंबर का बेटा कौन होता था उनका? जो उनको समय देता था। गुरुजी सदैव समय मांगते रहे। हम लोग भी समय तो देते हैं, हमारे मनोज भाई देते हैं, पवन जी देते हैं, हम जो लोग कार्यक्रम करते हैं समय देते हैं आपको, तो ये बात आप तक पहुंचाते हैं। तो आप समय दीजिए, हमारे, हमको हेल्प करिए, मनोज भाई से जुड़िए, संगठन में आप समय दीजिए, अपनी प्रतिभा योग्यता का हम उपयोग करेंगे और ये काम आगे बढ़ेगा। पर सब चिंतन है और गुरु कृपा से सब होगा और स्पीड से होगा, जल्दी जल्दी होगा। अभी आप जो बात कर रहे हैं जौन उपजौन सब जगह होगा, बहुत अच्छे से होगा। परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म चेतना काम कर रही है, कारण शरीर काम कर रहा है उनका। भाई साहब ये हमारे सदस्य हैं युवा प्रकोष्ठ के, और बहुत अच्छे काम करते हैं, अपने क्षेत्र में खूब काम करते हैं। जी जी भैया। तो चलिए भाई साहब, आज का सत्र समापन करते हैं और शांति पाठ करते हैं। जी, दोनों हाथ जोड़ें, हृदय के पास स्पर्श करें, ये प्रार्थना मुद्रा है। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद करें, मन को खाली कर लें और प्रार्थना खुले मन से करें, खाली मन से करें। खाली मन होगा और खुला मन होगा, बिल्कुल एकाकार। प्रभु से मांगिए, उसको अपने अंदर आने दीजिए। आइए, परमात्मा की सृष्टि के लिए, मानव मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सब दूर उसकी शांति आनंद के रूप में बरसे, ये भाव करिए। ओम जौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वै गुम शांति, शांति रेव शांति, श्यामा शांति रेधि। ओम शांति ही शांति ही शांति, सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, परवंदनीय माता जी की, दादा गुरुदेव की, अपने अपने माता सदगुरुदेव की, भारतीय संस्कृति की, भारत माता की। सभी को नमन, सभी को प्रणाम।